नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, आपको बेल आइकन इसे ज़रूर दबाइएगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 समाप्त कर चुके हैं। केबीसी का 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट इस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, ऑप्शन नंबर सी। और रेपो रेट जो है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, रेपो रेट इस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है जिसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और एक है यहाँ पे बी में रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है इस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करता है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और आपको MSF जो है यह आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और इस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक रात के लिए ऋण देता है, यानी कि MSF का यह आपको मतलब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन जो है वह आपको असत्य है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की मांग आपको घट जाती है और रिलेशन की स्थिति में वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए कथन यह आपको असत्य है कि यहाँ पे मांग जो दे रहा है कि बढ़ जाती है, मांग जो है वह घट जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्यम समिति जो दे रहा है हथकरघा विकास, यह आपका सही नहीं है। आपको सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है, वहीं आपको मीरठ सेठ समिति जो है वह आपको हथकरघा के विकास से संबंधित है। जो हथकरघा दे रहा है यह आपको मीरठ सेठ समिति हो जाएगा, यहाँ पे सत्यम समिति दे रहा है, गलत हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति सही है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला सही है और खुसरो समिति कृषि साख सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह आपको सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय वाला राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966 से लेकर के 69 तक। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 तक थी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी तथा मूल स्तर में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, करा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। 7 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि नौवीं आपको पंचवर्षीय योजना में। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 8 में कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हैदराबाद में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है और करेंसी नोट प्रेस जो है वह आपको नासिक में है। बैंक नोट प्रेस जो है वह आपको देवास में है और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वह आपको होशंगाबाद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित किया जाता है और भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 15 अधिकरणों में विभाजित है और प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है और यह पुस्तक आपको अधिकरणों तथा 180 यानी कि 15 अधिकरणों तथा 180 जो है वह आपको प्रकरणों में विभाजित है और इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य काल का इतिहास का पता लगता है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व और सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, साथ ही एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। यह कथन जो है यह आपका असत्य है। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो आपको प्राकृत भाषा में दिया था और महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि यह दिया है सही है। आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये भी सही है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यानी कि 14 का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तुर्की भाषा में किया था और बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया, जिसका अनुवाद जो है बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त नामक नवीन कर प्रणाली आरंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है और नस्क प्रणाली की शुरुआत औरंगजेब ने किया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी अकबर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौर अधिवेशन
1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया। इसके बाद ही पहली बार आपको 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी और भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा खोली गई थी। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह आपको 23 जून आपको 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उषा। ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। इसी के शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इसी के समय 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 21 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी कि आपको लखनऊ जो था यहाँ पे बेगम हजरत महल के द्वारा आपको किया गया था। आपको 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे दे रहा है, आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, माफ़ कीजिएगा, झांसी में लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खां बरेली में और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। इसका राइट आंसर देख लेते हैं 21 का, यानी कि ए का 4 जो दे रहा है, ए का 4 ए और बी दोनों में है। उसके बाद झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई यानी कि बी का 3 केवल ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुका विद्रोह जो सीताराम राजू दे रहा है यह आपका बेमेल है, यानी कि कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह सही है, भील विद्रोह सेवाराम सही है और संथाल विद्रोह सिंधु कानू सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह जोड़ा आपको बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम कर्जन वाइली। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फलस्वरूप 16 अगस्त 1909 ईस्वी को उसे मृत्युदंड दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किनकी मृत्यु हो गई थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी के घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमान शाह ने। 1798 ईस्वी में आपको जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी और इसी दौरान जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1954 ईस्वी में। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में
3 चरणों वाला दीर्घकालिक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूरेनियम और थोरियम के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 में आपको कह रहा है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.35 से 7.25 मानव शरीर की पीएच, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, आपको इसको देख लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर सी दे रहा है, लेकिन इसका 7.35 से 7.45 इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और नींबू का जो होता है पीएच मान 2.4 से 2.2 सही है, 2.4 से 2.2 होता है नींबू का। और शराब का जो पीएच मान होता है 3.8 से आपको 3.8 से 2.8 देख लीजिएगा आप लोग शराब का भी पीएच मान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, आप लोग को देख लीजिएगा, इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 28 में आपको कह रहा है कि यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊपर उठ जाएगा। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। इसके लोलक का आवर्तकाल घट जाता है और आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण यदि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरा लड़की आकर के बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह आपको असत्य है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, यह आपका कथन जो है असत्य है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस रोग के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको अवतल लेंस का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो दे रहा है जेड जानसेन, यह आपका बेमेल जोड़ा है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. हॉफ ने किया था। M.E. हॉफ के द्वारा आपको किया गया था आपको माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। और जबकि माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है यह आपको जेड जॉनसन ने किया था। माइक्रोस्कोप के आविष्कार किए थे जेड जॉनसन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रहों की खोज केपलर सही है, प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन सही है और सेफ्टी पिन जो है वह आपको वाटर हंट ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीशम से। शीशम के बीज से बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नीम, महुआ, करंज, कुसुम, साल, जजोबा, जैट्रोफा, कर्नेल आदि के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दांत का एनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33 कह रहा है कि कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एरोसोल का उदाहरण है। कोहरा एरोसोल का उदाहरण है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग रेयन कहते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहा जाता है और रेयन बनाने हेतु सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35
35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैडमियम। कैडमियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में संवाहक बैक्टीरियो में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। और चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम तथा बिस्मथ अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह आपको 46 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या वह आपको 78 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। और घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह आपको 12 होती है। और मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि चूहा में 40। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि टेट्रा फ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेफ्लॉन को। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्रा फ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है जिसका उपयोग न चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिकनगुनिया जो है यह आपको एक वायरस जनित बीमारी है। दाद एक कवक जनित बीमारी है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। सिप्लिस और गोनोरिया जो है यह आपको जीवाणु के द्वारा होता है। और कालाजार में आपको प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ेगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी गैस के दाब एवं उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उसके ताप में वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि इसके तापमान में कमी जाए तो उसके आयतन में भी कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नीला हरित शैवाल नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस जो है यह आपको एक नीला हरित शैवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलकत्ता में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कलकत्ता में आपको 1818 ईस्वी में आपको कलकत्ता में स्थापित की गई थी, परंतु यह असफल रही। इस सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा 1854 में आपको बम्बई में खोला गया, जिससे 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ और बम्बई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्न में कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिग्नाइट कोयला जो है यह आपको आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, जैसे ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला आदि हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में कौन सहायक नहीं होता।
अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। अमोनिया अम्ल वर्षा में सहायक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कड़ा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश कौन है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश चीन है, जबकि सर्वाधिक भंडारण अमेरिका के पास है और सोना का सर्वाधिक घरेलू खपत भारत करता है और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। छठी अनुसूची जो है वह आपको जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए दोस्तों, कल के भी क्वेश्चन में एक आया था, आपको 5वीं अनुसूची आप लोग कह रहे थे। देखिए सर, इसमें छठी अनुसूची ही दिए हैं आपको, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो है वह आपको भाषा हो जाएगा। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल और 12वीं अनुसूची नगर निकाय। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो अपने से नहीं बता रहे हैं, सर के जो बुक में दिया हुआ है वही हम बता रहे हैं आपको। यानी कि छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 10वीं अनुसूची में दल बदल और 12वीं में नगर निकाय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहा कि भारत के 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम का उदय हुआ। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का उदय हुआ और 1987 ईस्वी में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 1987 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य का विभाजन कर पंजाब एवं हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइबर कानून। साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब, राज सूची तथा विदेशी व्यापार या मुद्रा संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केटी शाह के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कहा कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थानी। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अन्य सभी भाषाएं जो दिया हुआ है वह आपको 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कहा कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 सदस्य जो है वह आपको सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वह आपको 245 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कहा कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 के क भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपको प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और इस संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। 56 में कह रहा है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिकारों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। 57 में आपको कह रहा है कि महानवादी के अवकाश ग्रहण करने की अवधि, यानी कि महानवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। महानवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, और यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। यह कथन जो है यह आपका असत्य कथन है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, और राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर जो है अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा के कई समितियों की नियुक्ति की सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 सदस्य होते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को निर्धारित करता है। यह जो कथन है सही नहीं है। आपको इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह कि किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, और इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होते हैं। मनुष्य का हृदय आपको 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रक्त पंप करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन तथा नार एपिनेफ्रिन मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये दोनों ही अमीनो अम्ल है। ये दोनों हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह आपको उत्पन्न होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि वॉकिंग विद द कामरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 67 कह कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केजीबी जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है यह आपका सही नहीं है। केजीबी GRU रूस की गुप्तचर संस्था है। रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की गुप्तचर संस्था है। नाइजो जापान की गुप्तचर संस्था है। मोसाद जो है इजराइल का सही है। मुखबरात मिस्र की सही है और सवाक जो है ईरान का सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह जोड़ा बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको संतूर के वादक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको अंडमान निकोबार में निवास करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा कि किस राज्य के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर के लिए। शेर के लिए विशेष रूप से आपको जीव संरक्षण हेतु शेर के लिए यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और यह महाराष्ट्र गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि खगजंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। नामदफा वन जीवन अभ्यारण्य जो है नामदफा वन जीवन अभ्यारण्य एवं पखुई वन जीवन अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको सतलज नदी पर स्थित है और इस परियोजना से पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है और थिन परियोजना जो है यह आपको रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको तांबा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में पाई जाती है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब में पाई जाती है। देश में पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता यानी कि 31.9% पाई जाती है और द्वितीय स्थान जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है, वो आपको 25.2% अनुसूचित जातियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रतिशत के अनुसार बता रहा है तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जो कि क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमोदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको अन्नामलाई पहाड़ी की हिस्सा है। अन्नामलाई की पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल स्रोत है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राकसताल।
सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकोस्ताल से निकलती है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, जो कि यह प्रैक्टिस सेट हम आपको एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उससे लेकर आए हुए थे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।